1964 की गर्मियों में एक आदमी डीप साउथ में एक ट्रेन में था जब ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। जब ट्रेन पूरी तरह रुकी तो वह आदमी बाहर कूद गया और उसके जैसे कई अन्य लोगों की लंबी कतार में शामिल हो गया जो एक विशाल लकड़ी की बाड़ के बाहर खड़े थे। जैसे जैसे पुरुषों की कतार बाड़ के पास पहुंची, उसका विशाल दरवाजा खुलने लगा और जब उस आदमी ने अंदर देखा तो वह अपने सामने के नर्क जैसे दृश्य पर यकीन ही नहीं कर पाया। यह उन दीवारों के पीछे छिपे आदमी की डरावनी कहानी है और हमेशा की तरह दर्शकों को सावधानी बरतने की सख्त सलाह दी जाती है। उन्नीस की गर्मियों के दौरान एक ट्रेन डीप साउथ से गुजरते हुए धीरे धीरे रुकने लगी। वर्जीनिया से यह एक लंबी यात्रा रही थी और आखिरकार यह यात्रा प्रेस्कॉट ट्रेसी नामक व्यक्ति के लिए समाप्त होने वाली थी। खुशहाल समय में इस तरह की यात्रा आमतौर पर अपनों से मिलने पर खत्म होती, लेकिन जब ट्रेन पूरी तरह से रुकी तो प्रेस्कॉट ट्रेसी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा था। यूनियन आर्मी में एक प्राइवेट के रूप में या गैर अमेरिकी दर्शकों के लिए आप इसे जानते होंगे। उत्तर की ओर से प्रेस्कॉट अब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान कॉन्फेडरेसी यानी दक्षिण की सीमा के भीतर गहराई तक पहुंच चुका था। जैसा कि वह जल्द ही जान जाएगा, यह वह आखिरी जगह थी जहां कोई भी व्यक्ति होना चाहेगा। जब वह 6 लंबे दिनों की यात्रा के बाद उस घुटन भरे बॉक्सकार से बाहर निकला जिसमें उसे रखा गया था, तो उसकी नीली ऊनी वर्दी बेहद असहज थी। इस दौरान उसके साथ व्यवहार मानवीय से कम था। पानी मिलना मुश्किल था और खाना तो और भी कम मिलता था। पूरी यात्रा के दौरान उसे रोजाना लगभग 4 बिस्कुट और कभी कभी थोड़ा सा मांस ही दिया गया था। ट्रेन के डिब्बे में चढ़ने के बाद प्रेस्कॉट बाहर अपने जैसे और लोगों की लंबी कतार में शामिल हो गया। एक विशाल लकड़ी की बाड़ जो 15 फीट या 4.5 मीटर ऊंची थी, जॉर्जिया पाइन की बनी हुई थी और हर दिशा में फैली हुई लगती थी। जैसे जैसे उसे बाड़ के करीब ले जाया गया, उसका एक हिस्सा खुल गया और जैसे ही वह अंदर देख सका, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे पहले ही दसियों हजार लोग देख चुके थे और इस बिंदु पर इसे केवल पृथ्वी पर नरक ही कहा जा सकता था। बाड़े के भीतर कदम रखते ही प्रेस्कॉट कुख्यात एंडरसनविल सिविल वॉर जेल का एक कैदी बन गया था। अटलांटा से 125 मील दक्षिण में स्थित आज एंडरसनविल एक ऐसा शहर है जहां लगभग 240 निवासी हैं और आज के समय में वहां से गुजरते हुए यह कल्पना करना मुश्किल है कि कभी यह वह जगह थी जहां दसियों हजार लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया था। यह दक्षिण में गहराई में बसा हुआ है, जॉर्जिया की सीमा से फ्लोरिडा के पैनहैंडल तक बहुत दूर नहीं है और जितना छोटा यह है, एंडरसनविल एक जेल शिविर के लिए उतना ही असंभव स्थान था जितना कि यह एक आदर्श स्थान था। थोड़ा संदर्भ देने के लिए, कुछ साल पहले जैसा कि किसी भी युद्ध में होता है, पकड़े गए युद्धबंदियों को कहीं ना कहीं रखा जाना जरूरी था। कन्फेडरेसी के जनरल जॉन विंडर को तब रिचमंड, वर्जीनिया के आसपास की सैन्य जेल प्रणाली की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि उस क्षेत्र में कुछ जेलों की स्थापना के तुरंत बाद ही समस्याएं सामने आने लगीं, जिनमें सबसे गंभीर समस्या थी अत्यधिक भीड़। गृह युद्ध के शुरुआती चरणों में उत्तर और दक्षिण के बीच एक प्रकार का युद्धबंदी विनिमय कार्यक्रम था। इससे पकड़े गए सैनिकों को यह वादा करने पर घर जाने की अनुमति मिल जाती थी कि वे फिर से युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब था कि युद्ध के दौरान किसी भी पक्ष को हजारों दुश्मन सैनिकों की देखभाल और भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती थी। हालांकि यह कार्यक्रम कई कारणों से अंततः समाप्त हो गया और उसके बाद प्रत्येक पक्ष को उन सैनिकों का हिसाब रखना पड़ता था जिन्हें उन्होंने युद्ध के दौरान बंदी बनाया था। और कैदी इतनी तेजी से जेलों में आ रहे थे कि जितनी तेजी से जेलें बनाई या बढ़ाई जा सकें, उससे कहीं अधिक। पहली रिचमंड युग की जेलों की एक और समस्या यह थी कि वे यूनियन की सीमा के बहुत करीब थीं। संघ के लिए अगर उत्तर कभी सफलतापूर्वक आक्रमण करता और उन जेलों में से किसी को मुक्त कर देता तो इससे उनके सैनिकों की संख्या बढ़ सकती थी। इसलिए जनरल जॉन विंडर ने अपने बेटे विलियम से एक खोजी मिशन पर जाने के लिए कहा। विलियम को संघ की अगली कैदी शिविर स्थापित करने के लिए स्थान खोजने का जिम्मा सौंपा गया था, जिसे जॉन के शब्दों में पकड़े गए दुश्मन सैनिकों के लिए एक भव्य भंडार बनाना था। इस मिशन के लिए केवल 2 आवश्यकताएं निर्धारित की गई थीं। पहली यह थी कि यह रिचमंड से काफी दूर होना चाहिए और दूसरी, वहां से किसी प्रमुख रेलवे लाइन तक आसान और निकट पहुंच होनी चाहिए। जब विलियम एंडरसनविल, जॉर्जिया पहुंचे तो उन्हें आगे और खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस स्थान को उन्होंने चुना वह एंडरसनविल ट्रेन डिपो से केवल कुछ हजार फीट की दूरी पर था और वहां से फ्लिंट नदी तक भी पहुंच थी जो कुछ ही मील दूर बहती थी। एंडरसनविल जेल का निर्माण, जिसे आधिकारिक रूप से कैंप समटर नाम दिया गया था, फिर 1864 की शुरुआत में शुरू हुआ। शुरुआत में यह लगभग 16.5 एकड़ भूमि में फैला था, जिसका आकार एक समांतर चतुर्भुज जैसा था और इसे एक कुख्यात लकड़ी की बाड़ से घेरा गया था। बाड़ के अंदर 2 पहाड़ी क्षेत्र थे जिन्हें लगभग बीच में एक नाले और एक दलदल ने बांट दिया था। दोनों ही बराबर कीचड़ भरे पानी से भरे हुए थे और भले ही यह क्षेत्र चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ था,
लेकिन शिविर के अंदर का इलाका पूरी तरह से छाया या किसी भी प्रकार की ओट से रहित था। हालांकि यह तो उसकी खराब परिस्थितियों की बस शुरुआत थी। संघवादियों ने ज्यादा इंतजार नहीं किया और जल्दी ही कैदियों को एंडरसनविल की ओर भेजना शुरू कर दिया। असल में जेल को यूं कहें तो उसी महीने चालू मान लिया गया था जब इसका निर्माण शुरू हुआ था। लगभग 500 कैदी पहले जत्थे में लाए गए, जबकि उन्हें रोकने के लिए बनाई जा रही बाड़ के कुछ हिस्से अभी भी बन ही रहे थे। जब इसका निर्माण पहली बार हुआ था तो इसे शुरू में कुल लगभग 10,000 कैदियों को रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसी साल की देर सर्दियों में खुलने के तुरंत बाद इसमें रोजाना लगभग 400 से 500 कैदियों को लाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इतनी तेजी से बढ़ती संख्या के बावजूद जेल को सुचारू रूप से चलाना परिसंघ के लिए कोई बड़ी चिंता नहीं थी, क्योंकि वे केवल पकड़े गए सैनिकों की संख्या को रखने के लिए ही जूझ रहे थे। नतीजतन शुरू से ही भोजन बेहद कम था और यह स्थिति कभी नहीं बदली। 1 अप्रैल तक एंडरसनविल में 7,100 कैदी थे और सिर्फ एक महीने बाद यह संख्या लगभग 14,200 हो गई और रुकने के कोई संकेत नहीं थे। जून तक 26,000 से अधिक कैदी उस जगह में रह रहे थे जो इससे आधे से भी कम लोगों के लिए बनाई गई थी। इससे परिसंघ को जेल का क्षेत्रफल बढ़ाकर लगभग 26 और आधा एकड़ करना पड़ा। इससे थोड़े समय के लिए हालात कुछ कम भीड़भाड़ वाले हो गए, लेकिन जेल की आबादी लगातार बढ़ती ही रही। जब जून में प्रेस्कॉट वहां पहुंचे तब तक वहां पहले से ही 28,000 कैदी रखे जा चुके थे और 2 महीने बाद अपने चरम पर यह संख्या 5,000 और बढ़ गई थी। अगर तुलना करें तो अगर एंडरसनविल को एक शहर माना जाता तो उसके 26 छोटे से एकड़ में बंद कैदियों की आबादी उस समय परिसंघ के 5वें सबसे बड़े शहर के बराबर होती। जैसा कि रिचमंड में समस्या थी, वैसे ही कैंप समटर भी बहुत जल्दी असहनीय रूप से भीड़भाड़ वाला हो गया और इसी वजह से वहां की परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि इस जेल को अपनी कुख्यात पहचान मिल गई। एंडरसनविल जिस भयानक रूप में बदल गया उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसे बुनियादी मानवीय जरूरतों, खाना, पानी और आश्रय के नजरिए से देखें तो समझना आसान हो जाता है। चूंकि इसकी स्थापना के समय सबसे आसान बात बताने के लिए चलिए आश्रय से शुरू करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, वहां कोई आश्रय था ही नहीं। कैदियों को तंबू नहीं दिए गए थे, वहां कोई झोपड़ी या बैरक नहीं बनाए गए थे और किसी भी तरह की छतरी बनाने के लिए मुश्किल से ही कोई लकड़ी का टुकड़ा उपलब्ध था। इसलिए खुद को बाहरी मौसम से बचाने के लिए पुरुष अक्सर अपने कपड़े उतारकर उन्हें फैलाकर अस्थायी आश्रय बना लेते थे। दुर्भाग्यवश यह भी उन्हें बहुत कम ही सुरक्षा दे पाता था। कैदियों ने जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था उसका इस्तेमाल करके शिबैंग्स नामक अस्थायी आश्रय बनाए, जो कि झुकावदार और तंबू जैसी कई तरह की झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक शब्द था। इसके अलावा यह भी सोचिए कि जॉर्जिया के इस हिस्से में तापमान सबसे ठंडी रातों में भी लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट या 26.6 सेल्सियस के आसपास रहता है। दिन के समय यह तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता था और भी ज्यादा गर्म हो सकता था। ऐसे तापमान में सूरज पुरुषों पर सीधे चमकता था और इस क्षेत्र की अधिक आर्द्रता ने स्थिति को और भी असहज बना दिया था। कैदियों को वहां पहुंचने पर किसी भी तरह के कपड़े भी नहीं दिए जाते थे। इसके बजाय वे वही कपड़े पहनते थे जो वे अपने साथ लाए थे और पर्याप्त समय बीतने के बाद अच्छी गुणवत्ता की यूनियन वर्दियां भी इतनी खराब हो जाती थीं कि उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा ढकना भी मुश्किल हो जाता था, और वह भी तब जब वे अपने कपड़ों का इस्तेमाल आश्रय के लिए नहीं कर रहे होते थे। और गर्मी और खुले में रहना जेल की भयानक बदबू से और भी बदतर हो जाता था, जो कि सबसे अच्छे हालात में भी असहनीय थी। ये तो तब की बात है जब वहां 33,000 पकड़े गए यूनियन सैनिक और अधिकारी नहीं भरे थे। पूरा शिविर अंततः मानव मल से ढक गया था और इसमें ब्लैक स्वैम्प और वह धारा भी शामिल थी, जो कैदियों के लिए नहाने, खाना पकाने और पीने के पानी का एकमात्र स्रोत थी। वह धारा केवल लगभग 6 फीट या 2 मीटर चौड़ी थी और सबसे गहरे हिस्से में भी पानी सिर्फ टखनों तक ही पहुंचता था। और मानव मल के अलावा उसमें ठूंठ, शिविर का सामान्य कचरा और रसोई घर से सड़ती हुई बची खुची खाने की चीजें भी पड़ी रहती थीं। उसका पानी गहरा और बेहद गंदला बताया गया है, इसीलिए लोग अपनी कमीज या जो भी कपड़ा उनके पास होता उससे उसे छानने की पूरी कोशिश करते थे। इन सब के परिणाम स्वरूप बीमारियां तेजी से फैल गई और दर्जनों लोग टाइफाइड जैसी जलजनित बीमारियों या पेचिश जैसी जठरांत्र संबंधी बीमारियों से मरने लगे। हालात इतने खराब थे कि संक्रमित होने में केवल कुछ ही मिनट लगते थे, जैसा कि एक कॉन्फेडरेट गणमान्य व्यक्ति को पता चला। कॉन्फेडरेसी के सर्जन जनरल को कैंप समटर की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया था और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे पूरी तरह से भयभीत हो गए। अपने 1 घंटे के दौरे के दौरान उन्होंने जो कुछ महसूस किया उसे वे 2 बार उल्टी कर बैठे और उन्हें तेज फ्लू हो गया, जो तब तक पूरी तरह प्रकट हो चुका था जब वे अपनी रिपोर्ट देने के लिए रिचमंड लौटे। और जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इन सब का परिणाम लगातार बढ़ती हुई मौतों की संख्या के रूप में सामने आया। वास्तव में एक समय ऐसा था जब इस जेल में औसतन 96 मौतें प्रतिदिन हो रही थीं, जिनमें से कई का कारण कैदियों की जल आपूर्ति की स्थिति से उत्पन्न बीमारियां थीं। और जैसा कि पहले भी बताया गया है, एंडरसनविल में शुरू से ही भोजन एक समस्या थी।
असल में ये समस्या पूरे परिसंघ में थी, और अगर दक्षिण अपने नागरिकों और सैनिकों को ही भोजन देने के लिए जूझ रहा था तो कैदियों के लिए तो और भी कम बचता था। हर दिन कैदियों को मुख्य रूप से मक्के के आटे का राशन दिया जाता था। अगर वे भाग्यशाली होते तो परोसने के लिए थोड़ा सा मांस मिल जाता, लेकिन वह आमतौर पर पहुंचने पर सड़ा हुआ होता था या उसमें जानवर के कम स्वादिष्ट हिस्से जैसे अंग और आंतें शामिल होती थी। लगभग हफ्ते में 2 बार पुरुषों को सुअर के मांस की जगह 2 चम्मच चावल और महीने में लगभग 2 बार एक ट्रीट के तौर पर 2 चम्मच शीरा भी दिया जाता था। और भले ही ये माप सटीक लगे, भोजन का वितरण अक्सर असमान होता था और कुछ पुरुषों को तो बिल्कुल भी राशन नहीं मिलता था। और भी बुरा यह था कि जेल के अंदर कॉन्फेडरेट्स ने दलदल के ऊपर की ओर एक रसोई घर बनाया था और उसके रसोइये नियमित रूप से फेंकी गई और सड़ी हुई मांस की चीजें पानी में डाल देते थे, जिससे जल स्रोत और भी अधिक प्रदूषित हो जाता था। जैसे जैसे सैकड़ों की संख्या में पकड़े गए सैनिक और अधिकारी एंडरसनविल में आते गए, राशन और भी कम कर दिया गया, जिससे गंभीर कुपोषण और भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। इससे कैंप समटर में नए कैदियों के लिए एक भयानक दृश्य पैदा हो गया जब गेट खुलते ही उनका स्वागत किया जाता था। कनेक्टिकट वॉलंटियर्स के सार्जेंट मेजर रॉबर्ट एच केलॉग ने अपनी डायरी में लिखा कि एंडरसनविल पहुंचने पर उनका स्वागत उद्धरण के अनुसार गंदगी और जुओं से ढके चलते फिरते कंकालों ने किया। यह दृश्य इतना भयावह था कि उन्होंने लिखा कि केवल भगवान ही उन्हें ऐसे अवर्णनीय स्थान से बचा सकते हैं। और यह दिखाने के लिए कि यह दृश्य कितना भयानक था, हमारे पास वास्तव में इन गरीब लोगों में से कुछ की तस्वीरें भी हैं। ये वही समय था जब फोटोग्राफी का उपयोग शुरू हुआ था और एंडरसनविल में जो कुछ भी कैमरे में कैद हुआ वह बेहद डरावना है। स्पष्ट रूप से बता दें, ये जीवित लोग हैं और हमने दिशा निर्देशों के अनुसार उनके शरीर के अधिकांश हिस्सों को धुंधला कर दिया है, लेकिन उनके चेहरों और अंगों से आप समझ सकते हैं कि चलते फिरते कंकाल का वर्णन पूरी तरह और दुखद रूप से सटीक है। यह समझना मुश्किल है कि कोई इस हालत में रहकर कैसे जीवित रह सकता है, और वास्तव में बहुत से लोग जीवित नहीं रह पाए। धूप, निर्जलीकरण, जलजनित बीमारियां, सामान्य रोग और भुखमरी, इन सब के कारण हमारे पास एंडरसनविल को गृहयुद्ध के इतिहास की सबसे घातक जेल घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैदियों को केवल इन्हीं चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। उदाहरण के लिए, जो बाढ़ कैदियों को अंदर रखती थी वह वास्तव में वहां रखे गए लोगों के लिए कोई वास्तविक सीमा नहीं थी। बाढ़ से लेकर एक काल्पनिक सीमा तक शिविर के अंदर लगभग 19 फीट की दूरी पर एक क्षेत्र था जिसे डेड लाइन कहा जाता था। कैदियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया था कि वे डेड लाइन को पार न करें, जिससे हर कैदी के पास अपनी जगह और भी कम हो गई थी, और अगर वे गलती से भी उस रेखा को पार कर जाते तो किसी भी कारण से हर कैदी के लिए इसका मतलब निश्चित मृत्यु था। संघीय रक्षक उन स्थानों पर बैठते थे जिन्हें पिजन रूस्ट कहा जाता था, जो जेल की आबादी के ऊपर ऊंचाई पर बने थे, और उन्हें आदेश था कि अगर कोई कैदी डेड लाइन पर पैर भी रख दे तो उस पर गोली चला दे। डायरी में प्रेस्कॉट रॉबर्ट्स नामक व्यक्ति का जिक्र करते हैं जो डेड लाइन पर चेहरा धोते समय फिसल गया और उसका सिर सीमा पार चला गया। कैदियों के चिल्लाने से पहले ही संतरी ने निशाना साध लिया और सिर मिट्टी छूते ही उसे गोली मार दी। और अगर उन पर थोपे गए हालात ही काफी नहीं थे तो जैसा कि अक्सर जेलों में होता है, वहां गिरोह बनने लगे और कैदियों को, जो सभी एक ही सेना से थे, अचानक पक्ष चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। करीब 200 लोगों का एक समूह, जिसने खुद को एंडरसनविल रेडर्स कहा, इस उम्मीद में बना कि वे शिविर के अंदर अपने लिए बेहतर जीवन बना सकें। वे आगे चलकर दूसरों से गहने, पैसे, खाना और कपड़े चुराने लगे, खुद को लाठियों से लैस किया और जो चाहते थे उसे पाने के लिए हत्या भी कर दी। अपनी कम संख्या के बावजूद रेडर्स ने जेल में आतंक फैला दिया, जिससे आम कैदी का जीवन और भी बदतर हो गया। इसके जवाब में जल्द ही एक और समूह इकट्ठा हुआ ताकि रेडर्स के क्रूर व्यवहार का मुकाबला किया जा सके, और इस समूह ने खुद को रेगुलेटर्स कहा। रेगुलेटर्स ने जल्दी ही रेडर्स की कोशिशों को नाकाम कर दिया, लेकिन फिर भी इन सब का नतीजा सिर्फ इतना हुआ कि एंडरसनविल के अंदर बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए जिंदगी और भी बदतर हो गई। एक बार जब रेडर्स को प्रभावी रूप से हरा दिया गया तो रेगुलेटर्स ने एक जज चुना और रेडर्स के सदस्यों पर मुकदमे चलाए। उन्होंने यहां तक कि एकदम नए कैदियों की एक जूरी भी चुनी ताकि प्रत्येक मुकदमे का अंतिम निर्णय निष्पक्ष लोगों द्वारा किया जाता था। रेडर्स के सदस्यों को दोषी पाए जाने पर दंड निर्धारित किए जाते थे। जो लोग छोटे अपराधों के दोषी होते थे उन्हें 3 में से कोई एक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। पहला, उन्हें गॉन्टलेट दौड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता था, जिसमें उन्हें 2 कतारों के बीच आगे पीछे दौड़ना पड़ता था और गुजरते समय लोगों द्वारा डंडों या कोड़ों से मारा जाता था। दूसरा दंड था भारी बॉल और चेन पहनना, या अंत में उन्हें स्टॉक्स में भेजा जाता था, जो भारी लकड़ी की बेड़ियां होती थीं जिनमें उन्हें जकड़ दिया जाता था। और जो 6 लोग रेडर्स के नेता माने जाते थे उनके लिए दंड और भी कठोर थे। दोषी पाए जाने पर शिविर के बीचों बीच उनके लिए फांसी का तख्ता बनाया गया। जुलाई 1864 तक कैंप समटर के हालात इतने बिगड़े कि कैप्टन हेनरी विर्ज ने 5 कैदियों को पैरोल पर रिहा किया
ताकि वे एंडरसनविल के कैदियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पहुंचा सकें। इसमें भीड़ भाड़ कम करने हेतु यूनियन से कैदी विनिमय फिर शुरू करने की मांग थी। कुछ महीने पहले जनरल यूलिसिस एस ग्रांट ने विनिमय समाप्त कर दिया था क्योंकि परिसंघ ने अश्वेत युद्ध बंदियों को छोड़ने से इनकार किया था। उनका मानना था कि अश्वेत सैनिकों को भी श्वेत सैनिकों की तरह ही रिहाई की शर्तों के अधीन होना चाहिए, लेकिन चूंकि परिसंघ इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए यूलिसिस ने यूनियन और परिसंघ के कैदियों के बीच विनिमय पर रोक लगा दी। वह याचिका फिर पहुंचा दी गई, लेकिन यह यूनियन जनरल को मनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी और अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इससे उसी वर्ष बाद में कैंप समटर की जेल आबादी 30,000 से भी अधिक हो गई। 1964 की गर्मियों के अंत में हालात इतने खराब हो गए थे कि परिसंघ ने शर्तों के साथ कैदियों को रिहा करने की पेशकश की, बशर्ते यूनियन उन्हें लेने के लिए जहाज भेज दे। दुर्भाग्यवश एंडरसनविल के लिए यह ज्यादा फायदेमंद नहीं था क्योंकि यह कस्बा समुद्र से काफी अंदर स्थित था और कैदियों को रेल द्वारा किसी जलमार्ग तक ले जाना पड़ता। इसलिए जब पतझड़ का मौसम आया तो जो कैदी यात्रा करने के लिए पर्याप्त स्वस्थ थे, उन्हें अस्थायी रूप से 2 अलग अलग शिविरों में भेज दिया गया, एक फ्लोरेंस साउथ कैरोलिना में और दूसरा मिलेन जॉर्जिया में। इन दोनों जेलों में भीड़ बहुत कम थी और कैदियों को कहीं बेहतर हालात मिले। हालांकि जब उत्तर की सेनाओं ने परिसंघ की सीमाओं को पीछे धकेलना शुरू किया तो परिसंघ को खबर मिली कि वे इतने करीब आ सकते हैं कि वहां के कैदियों को आजाद करा सकें। इस वजह से उन्होंने उन सभी कैदियों को फिर से एंडरसनविल वापस भेज दिया। यह कल्पना करना भी मुश्किल है कि कैदियों ने इस बारे में कितनी तबाही महसूस की होगी। सौभाग्य से अप्रैल 1865 में मुक्ति की उम्मीद जगी जब परिसंघ के जनरल रॉबर्ट ई ली ने यूलिसिस और यूनियन आर्मी के सामने एपोमेटॉक्स वर्जीनिया में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे क्रूर और महंगे अमेरिकी गृहयुद्ध का अंत हुआ। हालांकि मई तक कैंप समटर को आखिरकार आजाद नहीं कराया गया था। इसके बाद जेल का नियंत्रण संभालने वाले यूनियन सैनिक वहां की हालत देखकर दंग रह गए। वास्तव में एक सैनिक ने जो देखा उसका वर्णन इस प्रकार किया, उद्धरण, नरक जैसे विनाश के दृश्यों के बीच मानव कंकाल। सभी कमजोर और कुपोषित कैदियों को फिर उनके घरों उत्तर की ओर वापस ले जाना था और उनमें से कई को विक्सबर्ग मिसिसिपी भेजा गया ताकि वे मिसिसिपी नदी के रास्ते इलिनॉय जाने के लिए स्टीम बोट पकड़ सकें। उन मुक्त हुए कैदियों के लिए एंडरसनविल में बिताया गया समय समाप्त होने की भावना उनकी नाजुक हालत के बावजूद अत्यंत भारी रही होगी, लेकिन त्रासदी अभी खत्म नहीं हुई थी। लगभग 2000 पूर्व एंडरसनविल कैदियों को सुल्ताना नामक एक स्टीम बोट के हर कोने में ठूंस ठूंस कर भर दिया गया, जिसकी अधिकतम क्षमता केवल 376 लोग। कैदियों को लेने से पहले जहाज में बॉयलर में खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के लिए काफी बड़ा मरम्मत कार्य करना पड़ता, लेकिन नाव के कप्तान ने आदेश दिया कि जल्दी से मरम्मत की जाए ताकि वह कैदियों को घर ले जा सके। हालांकि इसके पीछे कोई महान कारण नहीं था। अगर जहाज को कई दिनों तक मरम्मत के लिए बंदरगाह पर रखना पड़ता तो वह बहुत ही लाभकारी मौके से चूक जाता, क्योंकि यूनियन अधिकारी प्रति व्यक्ति बड़ी रकम दे रहे थे। हालांकि यह एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जहाज के भारी भरकम यात्रियों के साथ रवाना होने के 2 दिन बाद ही पहले से ही तनावग्रस्त बॉयलर फट गए, जिससे शव हर दिशा में बर्फीली मिसिसिपी नदी में जा गिरे। जो लोग शुरुआती धमाके में बच गए थे, उनमें से कई की मौत तब हो गई जब सुल्ताना की धुएं की चिमनियां गिर गईं, जिससे ऊपरी डेक भी गिरकर बीच वाले डेक पर आ गया। जहाज पर मौजूद लोग 2 डेक्स के बीच फंस गए थे, जबकि जो लोग पानी में उछल गए थे उन्हें उफनती नदी बहा ले गई, जो उस समय हाल के इतिहास की सबसे भयानक बाढ़ में से एक का सामना कर रही थी। आधिकारिक आंकड़े वर्षों में बदलते रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कम से कम 1000 कैदी जो कैंप समटर से बच गए थे, आजाद होने के बाद केवल इतना ही जीवित रह सके कि सुल्ताना आपदा में उनकी मौत हो गई। कुछ समय बाद युद्ध के बाद हेनरी, जो कैंप समटर के देखरेख करने वाले कॉन्फेडरेट अधिकारी थे, को वहां की परिस्थितियों के लिए युद्ध अपराधों के आरोप में एक सैन्य न्यायाधिकरण के सामने पेश किया गया। कई पूर्व कैदियों ने उनके खिलाफ गवाही दी, न्यायाधिकरण को दुर्व्यवहार की डरावनी कहानियां सुनाई और कप्तान पर विशेष क्रूरता के आरोप लगाए। हेनरी के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं कि उन्होंने कॉन्फेडरेट सरकार से अधिक भोजन और वहां की स्थिति सुधारने के लिए विभिन्न उपायों की गुहार लगाई थी, जिनका कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि न्यायाधिकरण की नजर में उनकी लापरवाही और कैदियों की देखभाल की कमी के लिए कोई बचाव नहीं था और उन्हें युद्ध अपराधों का दोषी पाया गया। 10 नवंबर 1865 को वह उन 3 लोगों में से एक थे जिन्हें गृहयुद्ध के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए फांसी दी गई थी। आज एंडरसनविल जेल एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय के रूप में, साथ ही उन यूनियन कैदियों के लिए एक राष्ट्रीय कब्रिस्तान के रूप में भी मौजूद है, जो वहां मारे गए और सामूहिक कब्रों में दफनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि एंडरसनविल जेल के संचालन के दौरान, जो लगभग 1.5 साल तक चला, 45,000 से अधिक यूनियन सैनिक और अधिकारी वहां से गुजरे थे। इनमें से लगभग 13,000 यानी करीब 29% वहीं मारे गए, जिससे यह पूरे युद्ध के सबसे घातक स्थानों में से एक बन गया, जबकि यह कोई युद्ध का मैदान भी नहीं था।
अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई कहानी का सुझाव है तो कृपया उसे विवरण में दिए गए फॉर्म के माध्यम से भेजें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन से जुड़े या यूट्यूब सदस्य बने। धन्यवाद। उम्मीद है अगली बार फिर मिलेंगे।